लो भी पढ़ना स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बेटा। आज साल का आखिरी दिन है ना। और ये तो स्कूल में होता था कि आज आखिरी दिन है तो छुट्टी कर दो। आखिरी दिन छुट्टी कर दे, पढ़ना नहीं है आज, चलो छुट्टी कर दें। आज की या कल की? अच्छा कल की, कल और परसों की। वैसे मैं जब क्लास में आ रही थी तो रोहित ने मुझे मैसेज दिया कि मैम कह देना कल रेगुलर क्लास है। उसने मुझे ही मैसेज दिया कि रेगुलर क्लास है, कल नहीं आते फिर तुम? अच्छा, वैसे आज जो मेरा प्लान था वो यही था कि भाई 2 दिन की बच्चों को छुट्टी देते हैं ताकि वो अपने, लेकिन उस बीच में फिर परिमल सर आज बाहर ब्रांचेस की विजिट पर थे। उनका मैसेज आया कि बुला लेना बच्चों को, बातचीत कर लेंगे और एक टेस्ट डलवा देंगे क्लास में। कितने लोग राजी हैं कि छुट्टी कर दी जाए? मेजॉरिटी। चलो चलो ठीक है, अगर नहीं इच्छा आने की तुम्हारी तरफ से, क्योंकि परिमल सर ने, सुनील सर ने डिस्कस की थी तुमसे ये बात? अच्छा नहीं डिस्कस की। एक बार हाँ परिमल सर से अगर बातचीत हो सकती है तो पूछ लो कि भाई सर बच्चे तो कह रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी कर दो। अगर वो कहेंगे तो नहीं आओगे, ठीक है फिर आ जाना। 1/1/2022 को आ जाना, ठीक है? चलो जिसको आना हो आ जाना, जिसको ना आना हो मत आना, जैसी इच्छा लगे। अगर आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्लासेस लगा लेंगे। नहीं आओगे तो फिर छुट्टी मानी जाएगी। आ जाना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन फिर संडे की छुट्टी कर लेना, ठीक है? परसों संडे है, संडे की छुट्टी तो हो ही जाएगी। चलो, ये साल कुछ लोगों के लिए बड़ा भारी रहा 2021 का, है ना? कुछ खास लोगों के देखो मिला जुला सा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे लोगों के घर नुकसान भी हुआ 2021 में, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये रही कि ठीक है जैसे भी बीता। सबसे बड़ी एक ये चीज़ थी कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि हम सब जितने लोग हैं, अगर हम जिंदा ठीक ठाक बैठे और हमारे घर परिवार ठीक ठाक हैं तो ये मानो ब्लेस्ड हो। देखो 2021 में बहुत लोगों को नौकरियां भी मिल गई। 2021 में बहुत लोगों ने पेपर दिए, पास हो गए, रिजल्ट में भी आ गया। अगले साल हो सकता है भगवान ने चाहा ये ओमिक्रॉन ना पैर इतनी जल्दी पसारे अपने, तो शायद मार्च तक उम्मीद है बहुत बच्चों की ज्वाइनिंग्स भी हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। और लाइफ में अगर आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करूं आपकी एज में, तो वो यही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अचीवमेंट जिंदगी में ना अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीज लगती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी 50 साल के आदमी को नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगता है मेरी लाइफ बीत चुकी है, मुझे अलग पार्ट देखना है जिंदगी का। लेकिन तुम जिस एज में जी रहे हो 20 से और 25 के बीच में, तो ये गोल्डन एज है। और जो जितनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब में आ जाए उसको उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि लाइफ उतनी जल्दी स्टेबल रास्ते पर चल पड़ती है। तो अपनी पूरी कोशिश रखना। एक तो अपने रेजोल्यूशन बनाया करो, बनाने चाहिए। यहाँ हरियाणा में कल्चर नहीं है अपने साल की शुरुआत में ना, बल्कि आखिरी दिन आज ही ये सोचो भाई 2021 मेरे लिए क्या लेकर आए। कभी भी कुछ भी एज अ गिफ्ट बहुत रेयर मिलता है। 22 कि भाई अभी किस जबान पे है, अभी 22 क्या लाए। तो अपनी इस साल में जो कमियां रह गई, तुम सबने पेपर दिए, कुछ कमियां रही कि तुम लोगों के पेपर पास नहीं हुए। एका दुक्का जो बच्चे हैं वो फिजिकल में रह गया, कोई पेपर ही पास नहीं कर पाया, कोई वहां था कि पेपर में लग ही नहीं रहा था कि पेपर मुझे कहीं से कहीं तक आता भी है। तो अपनी कमियों पे काम करना 2022 में। कमियों पे काम तब होता है जब पहले ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुझ में कमी है। तो सबसे पहली इंसान की ये मानो कि अच्छे रास्ते पे चलने की शुरुआत है, अपने आप को ये मान लेना कि मेरे अंदर कमी है। आप लोगों में कमियां कहाँ हो सकती है? किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना आने वाले साल में। वो मैथ्स हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जीके, साइंस, सोशल, कंप्यूटर, कुछ भी। उस सब्जेक्ट पे खूब कोशिश करो कि अगले साल में 2-4 महीने 6 महीने बीतने के बाद ये दिक्कत ना रहे कि मुझे वो नहीं आता। सब्जेक्ट कभी भी इंसान के ऊपर हावी नहीं हो सकता। इंसान ने सब्जेक्ट बनाए हैं, सब्जेक्ट ने इंसान नहीं बनाए हैं। हम जैसे ही लोगों ने मैथ्स को, साइंस को, सोशल को आगे बढ़ाया। अच्छा 2 दिन की छुट्टी अनाउंसमेंट कह दी इसने। चलो बहुत अच्छी बात है। अपने घर मनाना अब नया साल बढ़िया तरीके से। चलो नीचे भी ये बात बुलवा देना, नीचे वाले बैच में भी। चलो तो अब जब हम मिलेंगे तो साल के 2 दिन बीत चुके होंगे, तीसरे दिन हम मिलेंगे। आज जाके अपने मन में ये रेजोल्यूशन लेना कि 2022 में कमियों से ओवरकम कर जाना। अब बातचीत मत करो। देखो मेरी जिंदगी तुम लोगों से दुगनी मैंने लाइफ जी ली, जितने तुम हो ना तुमसे लगभग दुगनी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो इंसान तुम्हारी एज में सही टाइम पे सही डिसीजन ले जाए ना। परसों से शायद पहले दिन की बात है, एक लड़का आया
23-24 साल का, अच्छा तुम लोगों की एज का ही लड़का था, एक ब्रांच से आया। मैं जब शाम को ट्यूशन पढ़ा के आया, मैं और परिमल से 7 बजे के आसपास, मतलब रात हो जाती है आजकल 7 बजे, तो वो सफ़ीद पता नहीं कौन सा जीन किसी ब्रांच से बच्चा था, तो उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो हाँ, उस दिन परिमल सर थे नहीं, वो पानीपत गए हुए थे, परसों या उससे पहले दिन की घटना है। पुलिस वाले वो अवार्ड मिले थे कोई, उसमें ICS ने भी, हम भी उसमें स्पॉन्सरशिप में थे। तो उस लड़के ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा भाई क्यों परेशान है? तो उसने कहा मुझे ना डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन होने का कोई कारण, कोई लॉजिक होता है। तो तुम्हारी एज में ज़्यादातर एक ही लॉजिक मिलता है कि कोई ना कोई उसके साथ कोई इस तरह से, हाँ, धोखा नहीं कहना चाहिए, धोखा नहीं कहना चाहिए। अब देखो उसकी बात सुनो। उस लड़के ने मुझे जो बताया वो ये था कि भाई उस लड़की, किसी लड़की के साथ वो इन्वॉल्व था, वो शादी करने की कगार पे है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो उसको मैंने कहा भाई तेरे पास एक ही उपचार है कि तू गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले, फिर उसके पिताजी से बात कर लियो ताकि वो राजी हो जाएं, चांसेस हैं। फिर उसने मुझे कहा कि मैडम मैं ना, जो हमारी कास्ट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। वो लड़का जो था वो शेड्यूल कास्ट से है और लड़की थोड़ी ठीक ठाक कास्ट से है। तो फिर मैंने कहा भैया फिर तो मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग को बदलना नामुमकिन बराबर होता है। तो उसने कहा कि अब क्या चांस है इसमें, आपको क्या लगता है? मैंने कहा तू मुझे एज अ पेरेंट अगर पूछ रहा है उस लड़की की, अगर मैं माँ या मैं उसके फादर की जगह हूँ, तो 1% भी चांस नहीं है कि वो तुझे हाँ कहेंगे। तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अब उस लड़के ने मतलब उसकी स्थिति है कि उससे बोला नहीं जा रहा था। वो अपनी बात मेरे सामने रखने में मुझे खुद फील हो रहा था कि उसके गले में ना बार बार रूंध रहा था उसका गला। फिर उसको मैंने समझाया तो कहता कि मैम इसके बाद मेरी लाइफ नहीं दिखती मुझे। मैंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये लाइफ का एक स्टेज था और इससे आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है अगर तुम अपने आप को संभाल पाओ। ये सबके साथ है, बहुत लोग बता नहीं पाते होंगे। जब तुम्हारी उम्र में होते हैं ना, तब लगता है कि हमारी लाइफ का बस एक ही मोटो है कि ये इंसान हमारा लाइफ पार्टनर बने। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं अगर आप खुद अच्छे हैं तो। अगर आप अपने काबिलियत को बढ़ा लें, अपने कैलिबर को बढ़ा लें, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान से आपकी जिंदगी का अंत हो जाता हो। ये बिल्कुल बकवासबाजी है। और इसमें देखो, किसी इंसान को दूसरे इंसान का पसंद आना नेचुरल है, नॉर्मल है, तुम्हारी एज में बिल्कुल नॉर्मल है। और उसमें आज तुम हो, तुम मेरे छोटे भाई बहनों की तरह, कल मेरे खुद के बच्चे भी होंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है कि हमें कोई भी ऑपोजिट जेंडर में पसंद आ सकता है। लेकिन उसके चलते आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लें या आप कहें जी हम तो डिप्रेशन के मरीज बन गए, तो बेवकूफ़ी है। कोई भी इंसान आपके अपने आप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम खुद काबिल हो, लायक हो, और तुम्हें लगता है कि भाई मेरा परिवार नहीं चल सकता, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे या मेरी माताजी नहीं मानेंगी या नई बात बनेगी, तो कोई बात नहीं। इसको ये सोचो लाइफ का एक पार्ट था और अब लाइफ इससे आगे ले जानी है और लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पहले बहुत नॉर्मल से थे, इन सबसे ओवरकम करके और लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट कर गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये जो साल बीत रहा है ना 2021, इस साल में अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये तुम्हें बीतते साल के साथ डिसाइड कर लेना है। ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। सब कुछ लाइफ कभी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहे वो आपकी माँ थी, आपके पिताजी हैं, या आपके भाई बहन है, या आपका लाइफ पार्टनर है। बस एक अंतर है, इन सबका साथ एक लिमिट का था। लाइफ पार्टनर आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है, इसलिए उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और बात जहां तक ये है कि भाई कास्ट, तो मेरा ये मानना है कास्ट उतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी काबिलियत मैटर करती है। अगर आप काबिल हैं, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया। अब जैसे उस लड़के को जॉब नहीं मिली, वो कह रहा था मेरे पेपर अच्छे गए हैं, तो मैंने कहा भैया पेपर तो दुनिया के अच्छे जाते हैं, लेकिन लड़की के पिताजी को तो जाके कहेगा मेरे पेपर अच्छे गए हैं, तो वो नहीं मानेंगे। वो पूछेंगे तू कमाता कितना है। और देखो इसमें गलत भी नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़की वाले हमेशा जॉब और ये क्यों ढूंढते हैं, इसका लॉजिक है। अपने आप से पूछ के देखे लड़के, कल को आपकी बहन की शादी होती है, बेटी की, आप अपनी बेटी बहन को किसी को जिंदगी भर के लिए सौंप रहे हैं, तो बिना कमाते लड़के को आप कैसे दे देंगे अपनी बेटी या बहन? भाई जो आदमी कमाता है वही तो पेट भर पाएगा। अब जिसका खुद का कोई जगह नहीं, कोई ऐसी कि भाई हाँ मैं यहाँ कमाने जाता हूँ, मैं सही लाइन पे चलूंगा, तो उसको तो कोई भी अपनी बेटी या बहन देना ही नहीं चाहेगा, और वो गलत भी है। जो आदमी नहीं कमाता वो अपना ही पेट नहीं भर सकता, आगे परिवार कहाँ से चलाएगा? उसकी क्या गारंटी है कि वो 4-6 साल बाद रिश्ते को चला पाएगा या आगे परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? तो ये जो गलत फहमी है ना, कुछ लड़के कहते हैं कि हमेशा लड़की वाले जो हैं कमाऊ लड़के क्यों ढूंढते, क्यों ना ढूंढें? उनको अपनी बेटी पूरी जिंदगी के लिए किसी लड़के को देनी है, तो ये उनका हक है कि वो कमाऊ अच्छा, जिसमें गंदी आदतें, गलत आदतें ना हो, ऐसा लड़का ढूंढें। तो अपने आप को काबिल बनाओ। ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी। डिप्रेशन बहुत नॉर्मल सा शब्द है, जबानों पे आ गया। डिप्रेशन में किसी को नहीं आना होता, डिप्रेशन से आपको कोई नहीं निकाल सकता। डिप्रेशन में आपको डाल कोई भी सकता है, लेकिन आपको निकाल सिर्फ आप सकते हैं। अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, 2022 इतनी मेहनत कर दो कि तुम्हारे हाथ में जॉब तो हो ही हो, जॉब के साथ साथ तुम्हारे पास एक अच्छी जिंदगी भी हो, जो लोग कहें कि भाई बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल सेट करो अपनी जिंदगी से। अब जैसे कुछ लोग हैं ना, वो 22 में भी ऐसे ही रहने जैसे 21 में है, उन पे कोई असर नहीं आना। कुछ लोग 2023 में बिल्कुल बदले हुए समय के साथ दिखाई देंगे। अपनी चीजें उनके पास होंगी, बताने के लिए कुछ होगा, वो लाइफ में अपने आप को प्रूव कर चुके होंगे। जो 2019 में ढंग से चीजें सीख रहे थे ना, आज वो 21 में आराम से जी रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में नौकरियां थी, उनके पास बंधी हुई तनख्वाह आती थी। जो 19 में टाइम पास कर रहे थे ना, चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आज भी वैसे ही रह गए। और वो 23
में भी ऐसे ही रह जाएंगे। 22 को अपने को जाने मत देना हाथ से। ओमिक्रॉन का प्रभाव लगातार, तुम्हें पता है ना, आजकल मीडिया भी बढ़ा रहा है, कुछ वैसे भी हो सकता है बढ़ रहा हो, क्योंकि देखो बीमारी तो हो सकता है आ जाए। अगर ओमिक्रॉन फैल जाता है तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना, 2022 का एक भी महीना खराब नहीं करना। जिस हिसाब से मीडिया खबरें दिखा रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ दिनों में ऐसा बवाल मचा दें कि सब कुछ क्लोजिंग पे आ जाए। अपनी पढ़ाई को मत रुकने देना किसी भी कंडीशन पे, ये तुम्हें सोचना है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता 2020 में कितने लोगों की ओवर एज हो गई, 2021 गया, लेकिन जिसके ये साल गए उसको पता है ना कि मेरे 2 साल कितने कीमती चले गए। 2020 में जो लोग आराम से बैठे थे ना, वो 21 में बर्बाद थे, वो दोबारा पढ़ाई से जुड़ नहीं पाए। जो 2020 में पढ़ रहे थे वो 21 में कंपटीशन में आगे रह गए। जो 21 में पढ़े हैं वो 22 में आगे रहेंगे। 22 की शुरुआत ओमिक्रॉन धीरे धीरे पैर पसार रहा है। दिल्ली की खबरें देख रहे होगे ना तुम लोग भी, कुछ मीडिया ऐसा दिखाता है, कुछ हो सकता है सच में भी हो। अगर ऐसा हुआ तो 2022 का एक भी दिन खराब मत करना, क्योंकि तुम 2 साल देख चुके। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे 2 साल बंद रहे चाहे 4 साल, सरकार को पढ़ाई को कभी इंटरेस्ट ना था, ना है और ना होगा। ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हमें पढ़ना और पढ़ाना है। जिन बच्चों को स्कूल में देखें, अगर स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ बच्चे नहीं जाने का, कॉलेज में भी बच्चे नहीं जाने का, और कोचिंग सेंटर्स में तो बच्चे नहीं आ पाए जो 2 सालों में। आप ये देखो नौकरियों में कितना नुकसान उठाया। मेरा खुद का बेटा फर्स्ट में था जब स्कूल गया, 4th में आ जाएगा अब, 2nd और 3rd घर पे रह के क्या पढ़ी क्या ना पढ़ी बराबर है। सोचने वाले को लगता है बच्चों का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2री 3री में बच्चा बहुत सुंदर राइटिंग बनाना और सबसे मिलना जुलना, पता नहीं कितने सारे गुण सीखता है जो घर बैठे बैठे नहीं पनप सकते, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं। वहां से और यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे और जॉब तक के बच्चे का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो अब 2022 अगर नेगेटिव उसके साथ शुरू हो जाए ना कि भाई ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो ये सोच लेना कि हमें नहीं बैठना, हम पढ़ाई के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और पढ़ाई में मेहनत के साथ लगे रहेंगे। अपने डेली के, अब तुम क्योंकि 3 नंबर हॉल में बैठते हो और इस हॉल में बैठने वाले बच्चों को हम ये मानते हैं वो थोड़े से ज्यादा समझदार हो गए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 3-4 महीने नीचे 2 नंबर वाले हॉल में पढ़ने के बाद ऊपर आते हैं। 3-4 महीने तक पढ़ाई समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ आने के बाद पढ़ाई पे धीरे धीरे कमांड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके सामने सिलेबस बार बार घूमता है, आपकी क्लासेस ज्यादा होती हैं। तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा टाइम ना अपनी सेल्फ स्टडी को भी दिया करो। जैसे जब तुम घर जाते हो तो ऐसा ना हो आधे से ज्यादा किताब ही नहीं खोलते, इस बैग को खोल के जो जिस टीचर ने पढ़ाया, जैसे सुनील सर पढ़ाते हैं, सर किताब यूज नहीं कराते ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम जाके जो सर ने पढ़ाया किताब से उसको पढ़ लो। जैसे आज मान लो ग्रेविटेशन पढ़ाया, घर जाके किताब में से ग्रेविटेशन का चैप्टर निकाला, सारा पढ़ा और जो जो सर ने क्लास में कही थी बातें वो अंडरलाइन कर ली, 3-4 बार रीड कर लिया, फिर सर कल जो पढ़ाए वो दोबारा पढ़ लिया। देखो हर टीचर का तरीका एक नहीं होता पढ़ाने का, पर तुम्हारा सबका एक तरीका होगा पढ़ने का, उसमें ये हेल्पिंग हैंड हो सकता है। जो भी टीचर जो भी पढ़ाए, अब मैं तो जीके के बारे में ही ज्यादा बता सकती हूँ, तो साइंस और एसएसटी यही तो मेन सब्जेक्ट हैं। सुनील सर किताब अगर कम यूज कराते हैं कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक वो बहुत अच्छे कवर कराते हैं, अपने आप जाके उस टॉपिक को घर पे और किताब से पढ़ लिया करो, कम से कम 3 से 4 बार, मेन चीजें अंडरलाइन कर लिया करो। फिर 3-4 दिन बाद, जैसे संडे आता है, लगभग हर संडे छुट्टी रखते हैं, संडे का मतलब होता है रिवीजन डे। जब हम पढ़ते थे तो संडे का मतलब हमारे लिए रिवीजन डे था। पूरे हफ्ते जो पढ़ाया ना, चाहे सोशल में चाहे साइंस में मैथ्स में, उसमें से सारे में से एक बार हाथ निकालना होता था। और जब रोज पढ़ने बैठते हो ना तो कल वाले को जल्दी से एक बार पढ़ लिया करो, सिर्फ रीडिंग भर देनी होती है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट से एग्जाम्पल दूं, मान लो मैं प्रधानमंत्री पढ़ा रही हूँ, पीएम, मैंने कल राष्ट्रपति खत्म किया, तो तुम आज जब पढ़ने पीएम बैठो तो एक हल्की सी सरसरी नजर से राष्ट्रपति को दोबारा देख लो। फिर जब कल उससे अगले दिन मान लो मैंने राज्यपाल पढ़ाया, तो राज्यपाल पढ़ने बैठो तो राष्ट्रपति और पीएम की हल्की सी एक मोटी मोटी सी नजर डाल लो। इससे क्या होता है, चीज बार बार दिमाग में ना बैठ जाती है, फिर चीजें लर्न होती है। मैं खुद ऐसे ही पढ़ती थी, जो एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया तो पहला पढ़ा, तीसरे दिन पहला दूसरा पढ़ा, चौथे दिन पहला दूसरा तीसरा पढ़ा, 5वें दिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़ा। तो जैसे ही 7th डे आता था संडे, तो रिवीजन करना बहुत आसान दिखता था, क्योंकि पहले दिन पढ़ी बात को तब तक 6 दिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, दूसरी बात को हमने 5 दिन पढ़ लिया। तो ऐसे करने से ना चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। कोई भी अजूबा पैदा नहीं हुआ, हम भी तुम्हारी तरह थे, बिल्कुल तुम्हारे बीच में से हम थे, और मैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई जीनियस नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मेहनत कर करके मेहनत, ये चीजें याद होने लग गई। और जैसा मुझे याद है ऐसा तुम्हें क्यों नहीं याद होगा, हम सब एक जैसे ही हैं, बस ये वहां और यहाँ का अंतर मेहनत का है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी आगे बढ़ेगा। और ये बात ना सबको पता होती है, मैं कुछ नया नहीं बता रही, पर हम भूल जाते हैं इस बात को और हम फिर टाइम पास करने लगते हैं। ये तुम्हारी लाइफ के साल भागते जा रहे हैं, और जो यहाँ बैठे स्टूडेंट, अभी अगर कोई 24 साल का है, 23 साल 24 साल का, तो ये मान लो तुम लास्ट पड़ाव पर हो। 1 साल बाद पेरेंट्स फिर टाइम वापस छीन लेंगे तुमसे, और फिर उस समय को तुम कुछ भी कह के वापस नहीं मांग पाओगे। जो 18-19 के हैं ना, उनके पास तो समय है, लेकिन जो 22 से ऊपर कूद गए एज में, इनका तो समय भाग रहा है। फिर पेरेंट्स के सामने, कल भी एक बच्ची आई थी, वो पुराने टाइम में पढ़ रही थी, कुछ पता नहीं अच्छे नंबर थे, कहीं हाइट से रह गई क्या हुआ, और वो दोबारा कह रही थी कि मैम मुझे पढ़ना है। तो उसके पिताजी भी छोटी मोटी पोस्ट पे, माँ भी, तो अब उसको ये लग रहा था कि मैं उस टाइम को यूज नहीं कर पाई जब मैं पहले पढ़ी। तो उसने खुद कहा कि भाई मुझसे गलती रही, मैं यूज नहीं कर पाई टाइम को, अब मैं अच्छा पढ़ूंगी। तो ये देखो 2 साल बीतने पर ये अकल आई, तो फिर 2 साल गए आपके पानी में।
हैं, ये एक एक दिन कीमती है। अपना सारी मेहनत, सारी ताकत अपने आप को बेहतर बनाने पे लगा दो। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे तब मिलते हैं जब आप काबिल होते हैं। नाकाबिल इंसान को कभी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल नहीं सकता। और आपकी पूरी लाइफ जो है ना, वो तभी अच्छी चलेगी जब आप खुद अच्छे होंगे। किसी के सहारे तैरा नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो क्रॉस कर सकते हैं, पूरी जिंदगी नहीं तैर सकते। तो इसलिए खूब पढ़ा करो। और बहुत सारे बच्चे तुम्हारी एज में गलत संगत यहाँ बैठे बैठे पकड़ गए, जिनको पता ही नहीं चला, वो गलत संगत पकड़ रहे हैं। कुछ लड़कियां भी, कुछ लड़के भी। ये टाइम दोबारा नहीं आना भाई। मेरे लिए तुम मेरे भाई बहन और बच्चों की तरह हो, ये समय नहीं आना। और समय की कीमत उनसे पूछो जिनके घर वाले 2 साल बाद शादी कर देते हैं, नहीं पढ़ने देते। उनसे पूछ के देखो वो 1 साल कहाँ से वापस लाएं। तो बहुत बहुत मुश्किल समय होता है। इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। गंदगी को, गलत चीज को बिल्कुल छोड़ दो। बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा फेसबुक पे मत बैठे रहो। जो अच्छे लोग हैं ना, समझदार, जो जिंदगी में कामयाब हैं, तुम देखो उन लोगों ने इंस्टाग्राम जब वो पढ़े होंगे ना 1-2 साल के लिए। अपाला मिश्रा का नाम मैंने क्लास में लिया 1-2 बार। वो 9th टॉपर ऑल इंडिया रैंक में ना, अपाला मिश्रा, बताया था मैंने। अपाला मिश्रा ने यूपीएससी की तैयारी की। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, तुम्हें याद है? औरतों के नाम थे, वैदिक काल में पढ़ी लिखी, जो ब्रह्मवादिनी थी, पढ़ती लिखती थी। अपाला मिश्रा, तुम घर जाके भी देखना, मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया उसका इंटरव्यू, अच्छे इंटरव्यू है उसके। अपाला मिश्रा लड़की, जब इसने तैयारी की, ये डेंटल सर्जन, मतलब दांत वाले डॉक्टरी के लिए पढ़ी होगी। फिर इसको लगा मुझे यूपीएससी करना है। 1 साल खूब जम के पढ़ी, फेल हो गई, प्री भी नहीं निकला। फिर दूसरा साल फिर पढ़ी, फिर फेल हो गई, प्री भी नहीं निकला। तीसरे साल इतनी मेहनत की, प्री भी निकला, मेंस भी निकला, और इंटरव्यू में ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे, सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया। यानी इसकी पर्सनालिटी सच में बहुत बढ़िया रही होगी। फिर इसके इंटरव्यूज अब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, कहीं भी देख लेना। अपाला मिश्रा जो है ना, इस लड़की से, ऐसी बहुत सारी लड़कियों से, एक जैसे मेरी खुद की बेटी भी है, उसको मैंने दिखाया और फिर मैंने उसको कहा इंस्टाग्राम पे देखिए लास्ट टाइम एक्टिव कब थी, तो 2017 पता नहीं 18 के बाद इसकी पोस्ट फिर सीधी 2021 में है। इसका मतलब इस टाइम पे इसने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बिल्कुल त्याग दिया। इस टाइम पे ना ये फेसबुक पे मिली और ना ये इंस्टा या किसी भी चीज पे मिली। तो इससे ये दिखता है कि जितने लोग कामयाब है ना, वो सब इनसे दूर हटके ही आगे बढ़े हैं। सभी लोगों के साथ ऐसा ही है। तो अपने आप को तुम ये मत समझो कि तुम इंस्टा चलाते रहोगे, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहोगे और तुम पढ़ते भी रहोगे, नहीं होगा ऐसा। ये त्यागने पड़ेंगे अपने मन में। जब तक तुम्हारे में ये नहीं आएगा ना कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, तब तक बात नहीं बनेगी। सोशल साइट पर एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पर जो तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करते हो। फालतू की चीजों पर। ये किसी के दोस्त नहीं होते सोशल साइट वाले। जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी ना, इनमें से कोई नहीं आना। तुमने कभी देखा सोशल साइट पे लोग इकट्ठे हुए हों और उन्होंने कोई बदलाव किए हों? देखो, सोशल साइट पे बोलना, लिख देना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके देश में मीडिया पे कोई बैन तो है नहीं। कोई कुछ भी लिख सकता है, सब यहाँ खुलेआम कुछ भी लिख के पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी अपना चैनल बना सकता है, जिसका जो मन करे अपलोड कर सकता है। लेकिन जो समझदार आदमी है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना क्या कहां से देखना है और ये मेरे कितने काम आएगा भविष्य में। तो अपनी इन लिमिटेशंस में समझते हुए इन चीजों को, और इन सबसे थोड़ा थोड़ा कटते चले जाओ। बहुत ज्यादा मैं कई बार देखती हूँ कुछ बच्चे जैसे मुझे ही क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो मैं लगभग देती हूँ ऑनलाइन ही बैठे रहते हैं बहुत सारे बच्चे। ये ऑनलाइन बैठने वाले लोग पढ़ते किस टाइम है? तुम पता क्या करते हो? 99.9% किताब सामने है, चेक करूँ नोटिफिकेशन तो नहीं आया, फिर किताब सामने है, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया। ये क्योंकि नेचुरल है। आपका आधे से ज्यादा ध्यान इसको चेक करने में और इसकी नोटिफिकेशन पे जाएगा ही जाएगा। इनसे कट जाओगे ना, तब बात बनेगी। मैं किसी सोशल साइट पे नहीं हूँ, और मैं फेसबुक पे, बिल्कुल मेरे नाम के बहुत सारे पेज हैं, वो सब झूठे हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ, वो सब झूठे किसी किसी ने बना रखे हैं। मैं किसी फेसबुक पे, मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं कभी फेसबुक नहीं देखती। बहुत रेयर कभी होता है कि परिमल सर के फेसबुक से, उनके फोन से मैंने फेसबुक देखा, अदरवाइज मैं कभी नहीं देखती। ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, सकता है उसमें भी कोई नकली बना के बैठा हो, मैं नहीं हूँ। मैंने कोई भी सोशल साइट नहीं देखी और ना ही मैं इनका यूज करती। कभी थोड़ी जागरूकता के चलते मैं देख लेती हूँ, लेकिन वो बस इतनी कि क्या हुआ, अपनी लाइफ के एक दिन के 5-7 मिनट लगा दिए। मुझे ये लगता है हमारी लाइफ अपने लिए जरूरी है। इन फालतू के इंस्टा और इनके लिए हमारी लाइफ नहीं है। अपनी जिंदगी का कीमती समय ये सोच के दिया करो कि किसको दे रहे हैं हम। ये इंस्टाग्राम को तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला नहीं है। अपाला मिश्रा के फॉलोअर्स पहले ना के बराबर थे 2016-17 में। आज अपाला मिश्रा के 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। तो ये कैसे बढ़ गए इतने, जबकि 2 साल से वो एक्टिव ही नहीं थी? क्योंकि आज अपाला मिश्रा ने प्रूव कर दिया कि उसके अंदर कुछ है, वो कुछ कर सकती है। 9वां नंबर ऐसे ही नहीं आता ऑल इंडिया में। और मिश्रा मतलब जनरल कास्ट, उसने SC ST किसी चीज का फायदा नहीं उठाया। ऐसे लोग होते हैं वो। लेकिन इन्होंने ये किया कैसे है, उसको दुनिया नहीं देखती। दुनिया बस देखती है आप पहुंच गए ऊपर। उस लड़की ने कितनी मेहनत की, वो 2 साल बिल्कुल कटी रही सोशल साइट से, उसने कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ने के। तभी देखो, प्री में 2 बार फेल होने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में वो टॉपर्स में थी। तो ये अपने आप में इस तरह की चीजें ना, जैसे कई बार क्या होता है, तुम्हारी उम्र के लोग असफल लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। हमेशा सुननी चाहिए सफल लोगों की बातें। क्यों? असफल को अगर पता होता सफलता कैसे मिलती है, तो वो खुद ना सफल हो जाता पहले। वो असफल क्यों है? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कौन से तरीके से मैं पास होऊंगा। ज्यादातर उन लोगों को सुना करो जिन्होंने जिंदगी में सफलता हासिल की है। ये बहुत फिलोसफी
फिलोसफिकल बातें कि तजुर्बा तो असफलताओं से आता होगा भैया, लेकिन वो बाद की बात है। पहले तजुर्बे के लिए नहीं, हम पहले सफलता के लिए बैठे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक मोटो बनाया था, मुझे अर्ली स्टेज पे सफलता चाहिए, और मैं बहुत यंग एज में सफल हो गई थी। उसके बाद मैंने सारी चीजें हासिल की। अब तुम ये सोचो पहले सारी चीजें मिलेंगी फिर सफलता आएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले सफलता को हासिल करो, फिर चीजें अपने आप तुम्हारे आसपास आती चली जाएंगी। अपाला मिश्रा, तुम लोगों की एज की तो लड़की होगी, तुमसे 1-2 साल बड़ी होगी बस, कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, क्योंकि जनरल कास्ट में तो कंपटीशन 26-27 तक ही लड़ सकते हैं ना। और उस कंडीशन में वो लड़की व्हाट्सएप और इन सबसे कट गई। इसका मतलब अपने ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल था, विल पावर थी। तो अपने मन में ये डाल लो, आने वाले साल में सोशल साइट्स का मिनिमम यूज करेंगे, बस इतना यूज करेंगे कि हम जागरूक रहें कि क्या हो रहा है समाज में। ऐसा भी नहीं कि आपको बैठ जाना है, मुझे सब कुछ पता है इस टाइम सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश में विदेश में। बेशक मैं सोशल साइट्स पर नहीं हूँ, लेकिन मैं जब तक हर चीज पे नजर रखती हूँ कि दुनिया समाज में क्या परिवर्तन चल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो या सोशल या पॉलिटिकल, उतना समझ तुम्हें भी रखनी चाहिए। और उसके बाद सोशल साइट पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट किया करो, उस टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी जबान, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बातचीत, अपना दिमागी स्तर बढ़ा लो, फिर लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लाइफ है। जिस दिन पैसे कमाने लगोगे, पैसे नहीं कमाओगे तो जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है। ताने सुनने में ना बड़ा जोर पड़ता है, जब आसपास से निकलते लोग ताने मारते चलते ना, घर वाले भी, छोटे भाई बहन भी, बड़े भाई बहन भी, तो अपने आप पे शर्म आने लगती है। उस कंडीशन से पहले नौकरी में आने की कोशिश करो, खूब पढ़ा करो। और ये फालतू ना यहाँ आके टाइम पास करना, या यहाँ भी मैं देखती हूँ कितनी बार मैं ही पढ़ाती रहती हूँ तब भी नहीं चुप होते एक दो। तो जैसे मैं तो ही मानती हूँ मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इस तरह की कंडीशन क्लास में ना हो, तब भी कई लोग बात करते रहते हैं, उनको रोज मुझे बोलना पड़ता है। ये देखो लाइफ के इस इंपॉर्टेंट फेज को तुम कैसे गवा रहे हो, इसको वेस्ट मत करो। 2022 में हर कंडीशन में मुझे सफल होना है। आज इस रेजोल्यूशन के साथ नए साल की शुरुआत करना, और 31 दिसंबर अपनी लाइफ का ये सोचो, ये पूरा साल गया, इस साल में अगर तुमने कुछ अचीव नहीं किया तो ये पूरा साल तुम्हारे हाथ से गया। तुम लोगों की लाइफ में ना एक एक दिन की कीमत होती है, क्योंकि जिंदगी के कुछ साल हैं जिसमें तुम तैयारी कर पाओगे, 5-6 साल बाद तैयारी के लायक नहीं रहोगे, एज बढ़ जाएगी, ओवर एज बन जाओगे। इसीलिए 22 में 100% अपना टाइम लगा के अपनी जितनी मेहनत कर सकते हो मैक्सिमम उतनी मेहनत करके विल पावर के साथ अगले साल नौकरी की कोशिश कर लो। अब ये जनवरी के पेपर अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मार्च में या जून में जब तक भी पेपर होते रहेंगे अपना 100% आपको इसमें देना है, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि भाई भगवान हमारे साथ रहेगा। और एक और चीज मैं देखती हूँ तुम्हारी एज में बहुत लोग बात बात में कहते हैं कि किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, कभी मत बोलो हमारी किस्मत खराब है, बोलो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि जैसा आप बोलते हैं ना दिन में एक बार, मेरा ऐसा मानना है, ये सच बात है कि जबान पे सरस्वती बैठती है। तो ये कुछ लोग होते हैं वो हमेशा यही बोलेंगे कि हमारी किस्मत ही खराब है। मत बोलो हमारी किस्मत खराब है, कर्म अच्छे करो, भगवान अपने आप फल देगा। बिना कर्म के भगवान फल नहीं देगा, मेहनत करते चलोगे नौकरी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो 2021 को खत्म करके और 22 की शुरुआत बहुत, क्योंकि मुझे अच्छा बनना है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। और उसमें सबसे पहली जरूरत है पैसा कमाना, क्योंकि पैसे कमाओगे तो समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे, टैक्स पेयर बन जाओगे। और टैक्स पे करना, अगर हर आदमी टैक्स पे करने लायक बन जाए ना, तो वो अननोइंगली देशभक्ति दिखा रहा है। क्योंकि जो जो टैक्स देता है वो समाज के भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान दे ही रहा है, चाहे वो सड़क का पत्थर लगाने में यूज हुआ, चाहे वो पुल बनाने में, या चाहे वो एयरपोर्ट बनाने में। तो ये कोशिश करना कि 22 में तुम भी लकी बन के चेक करके टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ जाओ। और वो टैक्स पेयर्स जीएसटी वाले ना हो, वो तुम इनकम टैक्स दे सको, इस काबिल बन जाना। क्योंकि जीएसटी तो जबरदस्ती वसूला गया कर है ना, कि बिना इच्छा के भी देना पड़ता है। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, तो वो प्राउड की बात है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो, ठीक है। तो खूब पढ़ना है इस साल, अब थोड़ा पढ़ लें, हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चैप्टर कोशिश करके खत्म कर देते हैं। अगले साल में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और क्या अगले साल में पिछला चैप्टर क्यों पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पेज नंबर 34 पूरा कर लिया था, देखना, सेना अमीर ना। चलो 35 पेज पे आ जाओ। आज इस चैप्टर को, ये छोटा ही रह गया, बस लगभग तुम्हें आ जाएगा भी। न्याय और दंड। बताओ न्याय के लिए क्या कोई अधिकारी था? कोतवाल पढ़ा था, है ना। लेकिन सबसे बड़ा न्याय कौन कर सकता था? सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी सुल्तान था। वैसे इसने क्या बना रखे थे? कोतवाल, भाई जो देखते थे न्याय का काम। पहला पॉइंट देखो, मुस्लिम कानूनों के 4 स्रोत थे। हम मुस्लिम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सल्तनत काल के कानून की बात कर रहे हैं। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। इसमें कुरान हदीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैगंबर की बातें हैं हदीस में। इसके बाद इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे पूछेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है पूछेंगे, 4-5 पॉइंट छोड़ दो। ये फौजदारी, देश का कानून, रीडिंग कर लेना। नीचे आना, सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे। क्यों? हिंदुओं के मामले में कम क्यों घुसते थे ये? क्योंकि हिंदुओं के मामले अलग होते थे न्याय के, और इनके अलग। अगर ये ज्यादा हिंदुओं पे हावी होते तो हिंदू जनता क्या करती? इनका विरोध करती, और फिर इनका टिकना मुश्किल हो जाता। ये टिक कर लो, सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे, और उनके झगड़ों का निर्णय उनके अपने विद्वान पंडित और ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। यानी सुल्तान कुछ इस तरह के ब्राह्मण और पंडितों को बुलाता कि तुम्हारे लोग लड़ रहे हैं, इसने ये कर दिया, अब क्या करना है। क्योंकि हमारे और उनके क्राइम भी तो अलग थे ना, हमारे यहाँ क्राइम अलग था, उनके यहाँ अलग था।
नेक्स्ट टिक करना, दिल्ली सुल्तान मुकदमों का निर्णय काजियों और मुफ्तियों की सहायता से करता था। काजी और मुफ्ती का पद वंशानुगत था, तो जो काजी है, जैसे हमारे यहाँ ना ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय ही क्षत्रिय। कोतवाल न्याय देखता था, लेकिन भाई मामले न्यायाधीश के रूप में अगर कहेंगे तो ये काजी और मुफ्ती भी थे। इसके बाद राजस्व पे आ जाओ, टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन हम 4 तो कर जानते ही हैं, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। सीधे थर्ड पॉइंट पर आना, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर थे, हम 4 तो जानते ही हैं। उश्र टिक कर लो, मुसलमानों से लिया जाने वाला 5 से 10% भूमि कर। ये कर का क्या फायदा, राजा क्या करता है कर लेके? कर, जैसे आज हम टैक्स देते हैं तो इससे क्या होता है, इस टैक्स से रोड्स बनते हैं, पुल बनते हैं, रेलवे के ट्रैक बिछते हैं, बसें खरीदी जाती हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है ना, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, जो जितने कोर्ट्स हैं इनमें कितने बेंच, कितने सारे सामान होंगे, आप सोचो। एक छोटी सी बात है, ये देखो जितना ये स्टेशनरी है सरकारी दफ्तरों में, ये भी कितनी है, कितने सरकारी, क्योंकि सब जगह पेन रखे होते हैं, कोई अफसर अपने अलग पेन नहीं लाते, हर जगह ये आती हैं, रजिस्टर होते हैं, कितने कितने लैपटॉप है, कितनी शीट्स हैं, सब कुछ तो आता है। ये सारा पैसा कोई एक आदमी कैसे दे देगा? तो इस पैसे को किससे लिया जाता है? जनता से। किस रूप में? टैक्स। आपके देश में जितना सरकार खर्च करती है, जहां खर्च करती है, वो सब हमारे ही पैसों से दिए हुए टैक्स से है। ये टिक कर लो, कर व्यवस्था 5 प्रकार में। उश्र हो गया। खराज टिक करना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, लगभग 1/3, कहीं कहीं 50%। खुम्स टिक कर लो, लूट में खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन था। 1/5 भाग पर राज्य का और 4/5 भाग पर सैनिकों का। लेकिन किसने कहा था मेरा हिस्सा ज्यादा? अलाउद्दीन। उसको ज्यादा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उसको स्थायी सेना बहुत बड़ी रखनी थी, सबकी सैलरी देना मुश्किल था, इसलिए। ये टिक कर लो। फिरोज तुगलक को छोड़कर शेष सभी शासकों ने, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राज्य के लिए रखा, क्योंकि इन्होंने बड़ी सल्तनत संभाली ना, तो इन्होंने सैनिकों को दिया 1/4 और 1/5 बल्कि, और अपने पास रखा सारा। जजिया टिक कर लो, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। किसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इंडिया में इससे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया के बारे में ना 3-4 लाइन जल्दी से लिख लो, ऊपर लिख लो, या जहां किताब शुरू होती है वहां लिख लो, कहीं भी जहां तुम पढ़ पाओ, पढ़ने लायक जगह लिख लेना, फर्स्ट सेकंड पेज जहां जगह मिले, लिखो जजिया, शॉर्ट में लिखते चलना। फर्स्ट टाइम MBQ, मोहम्मद बिन कासिम, जजिया हेडिंग डाल के लिखो, पहली बार जजिया MBQ, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में वसूला। MBQ ने सिंध में, तब तो सिंध पे ही आक्रमण करते थे पाकिस्तान पे, तब वो हमारा हिस्सा था। MBQ ने सिंध में वसूला। लिख लो, यहूदियों और ईसाइयों से। पहले हिंदू नहीं थे इसमें, यहूदियों और ईसाइयों से, मतलब क्रिश्चियन और ज्यूज, यहूदी और ईसाई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, गौरी ने भी जजिया वसूला। गौरी ने, गौरी तो बाद में आया ना, MBQ तो अरबी था और गौरी क्या था? तुर्की था। लिखो, गौरी ने भी जजिया वसूला। तो पूछेंगे किस पहले तुर्की बड़े शासक ने? हाँ, तो गौरी। और कहेंगे भारत में पहली बार तो MBQ ने। गौरी ने भी जजिया वसूला। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम जजिया लगाया। भारत में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में, भारत में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम जजिया लगाया। तो इंडिया में तो 3 लोगों के नाम आ गए। पहला नाम किसका आया? MBQ का, फिर नाम आया गौरी का, अब नाम आ गया ऐबक। ऐबक आएगा तो दिल्ली सल्तनत आएगा, गौरी आएगा तो जो उसके इलाके थे। लेकिन सबसे पहले लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसने हिंदुओं से नहीं लिया, उसने हाँ क्रिश्चियन से और ज्यूज से लिया था। ठीक है, अगला लिख लो। फर्क क्या था, क्या पूछ रहे हो? डेढ़, उसकी तो 712 रही होगी, अब सारों के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो, इसमें 712, MBQ का तो एक ही साल है ना, उसके बाद उसमें ज्यादा नहीं। अगला पॉइंट लिखो जजिया के बाद, इसमें लिखना, हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने, एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट है, मैं मेन लिख पा रही हूँ। लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अकबर ने जजिया बंद करवा दिया, क्योंकि अकबर की पत्नी एक हिंदू नहीं थी, तो उसने फिर कहा था कि हाँ इसको बंद करो। अकबर ने जजिया बंद करवा दिया। लेकिन फिर कट्टर कौन था अकबर की पीढ़ी के आगे? औरंगजेब। लिख लो, औरंगजेब ने फिर जजिया लगवाया। औरंगजेब ने फिर से जजिया लगवाया। हाँ, उस टाइम पे एक हिस्सा अलग रहा था, बस मेवाड़ वाला। मेवाड़ मुक्त रहा, मेवाड़ ने जजिया नहीं दिया, जबकि राजपूत थे, सारे कायदे से तो बनता था। लिखो, मेवाड़ मुक्त रहा। किसके टाइम में भी? औरंगजेब, औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट में लिखो, फर्रुखसियर ने जजिया हटा दिया। फर्रुखसियर ने तो टैक्स भी तो हटा दिया था उन लोगों से। लिख लो, फर्रुखसियर ने जजिया हटाया पर फिर से लगा दिया। जजिया हटाया पर फिर लगा दिया।
और लास्ट में लिखना मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया वसूलना बंद कर दिया। उसके बाद फिर किसी ने जजिया नहीं लिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया वसूलना बंद कर दिया। ये रंगीला तुम्हें याद है 1739 का नादिर शाह का आक्रमण था ना, उस दौर का है ये। 1719 से लिख लो, 1719 से 1748 तक था। ठीक है, तो पूछे किसने पूरी तरह से वसूलना बंद किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने एक बार हटवाया फिर लगवा दिया सा? फर्रुखसियर। किसने कहा कि भाई बंद करो, क्यों बेचारे हिंदुओं से किसने कहा कि हिंदुओं से जरूर टैक्स लो? औरंगजेब। ब्राह्मणों पे पहली बार किसने लगवाया? और ये टर्म पहली बार यहां कौन लाया? एमबीक्यू किस इलाके में था? सिंध में। अगर कहें दिल्ली सल्तनत में पहला तो ऐबक, और वैसे गौरी ने भी अपने इलाकों से वसूला था, पर ऐबक ने राज नहीं किया। ये सॉरी, क्या नाम था इसका? गौरी ने। सल्तनत पूछे तो ऐबक का नाम। तो 3 आंसर आ सकते हैं। अगर पूछे सिंध में पहली बार तो एमबीक्यू, कहें कि भारत के इलाकों में पहली बार जिस तुर्की ने वसूला तो गौरी, और कहें दिल्ली सल्तनत में तो ऐबक। किसने ब्राह्मणों से भी लिया ये? किसने कहा पूरी तरह बंद कर दो? वापस लगाने वाला, फिर दोबारा हटाने वाला, फिर लगाने वाला फर्रुखसियर। किसने पूरी तरह बंद कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। चलो वापस आ जाओ, किस पेज पे थे हम लोग? 35। अच्छा, टैक्सेस की बात हो रही थी, फटाफट से टिक करेंगे अब। खुम्स हो गया जजिया, अब वापस से अंडरलाइन कर लो। गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर, जिसके बदले जीवन और संपत्ति की रक्षा। जकात टिक करना, मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर लगभग 2.5% होता था। और इसमें याद है तुम्हें इन टैक्सेस से फिर फिरोज शाह तुगलक ने कितने डिपार्टमेंट नहीं चलाए थे? क्या सल्तनत काल का क्या बना था वो? अकबर। तो इन पैसों को ले लेके तो अकबर बन गया था। अगले पेज पर आओ, पहला पॉइंट टिक कर लो। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जो पहले इस कर से मुक्त थे। 2 पॉइंट छोड़ो, अगला टिक करो। अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त सभी सुल्तानों द्वारा पैदावार का अनुमान करके ही लगान निश्चित कर दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन और एमबीटी, पढ़ा लिखा था एमबीटी, इन लोगों ने याद है पैमाइश करवाई थी, नाप करवाई थी। बाकी सब तो था अंदाजन, भाई कितना टैक्स लगा, ये नहीं, इन्होंने कहा नहीं नाप के टैक्स लेंगे। तो ये दोनों समझदार आदमी थे, लेकिन इस दूसरे की तो बेचारे की किस्मत खराब थी ना, इसका साथ नहीं बन पाया। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ो, तीसरे पॉइंट पे आओ। खालसा भूमि, ये बार बार बात हुई है खालसा। अमीरों को फ्री में दी गई भूमि जो वापस छीन ली थी अलाउद्दीन ने, और क्या बना दी थी? खालसा। खालसा में जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा राज्य का है, ये टिक कर लो। खालसा केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में, मतलब राजा की भूमि हो गई, जिससे वसूल किया जाने वाले लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता, तो राजा का डायरेक्ट पैसा था। इक्ता, याद है इक्ता? इल्तुतमिश, प्रॉपर्टी दे दी, यहां से तुम टैक्स इकट्ठा करो फिर मुझे दे देना। इक्ता टिक कर लो। अरबी शब्द है, तो इक्ता किस भाषा का शब्द है? अरबी। जबकि जिसने इक्ता प्रथा शुरू की वो खुद तुर्की है, वो अरबी नहीं है। जिससे राज्य द्वारा नगद वेतन के बदले में सैनिक और असैनिक अधिकारियों और अमीरों को आवंटित भूमि इक्ता कहलाती थी। तो जो अमीरों को जमीन दे दी कि भाई यहां से टैक्स तुम निकाल लो, उन्हें कहते थे इक्ता। किसने चलाई थी ये? इल्तुतमिश, जो तुर्की गुलाम था लेकिन उसने शब्द यूज किया अरबी। इसके बाद 1 पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला नीचे टिक कर लो। अलाउद्दीन ने इक्ता के असीमित विस्तार पर रोक लगाने के लिए सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। इक्ता के ऊपर इसको लगा ठीक नहीं है जमीन देना, क्या देने लग गया ये? नगद वेतन, जिसके कारण इसने देखो एमआरपी और हर चीज को कंट्रोल किया। 1 पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। फिरोज तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में पुनः परिवर्तन कर इक्तादारों को वंशानुगत अधिकार, ये ठीक किया इसने? गलत किया। इसने सारे काम बिगाड़ दिए। किसके अच्छे काम? अलाउद्दीन खिलजी के। इसने कुछ अच्छे काम भी किए जिस कारण ये अकबर बना, लेकिन इसने जो दिमाग वाले काम थे ना वो खत्म कर डाले, ये टिक कर लो। इक्तादारों को वंशानुगत अधिकार, इक्ताओं के हस्तांतरण पर रोक लगाई, सैनिकों को पुनः इक्ताओं या भूमि अनुदान के रूप में वेतन। जबकि उसने क्या किया था अलाउद्दीन ने? नगद। इसने कहा नहीं जमीनें बांटो, तो बेवकूफी थी ये। 1 पॉइंट छोड़ के अगला। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा इक्ता बांटे गए। फिरोज तुगलक ने ही तो बैठा दिया था सब कुछ। तुगलकों के बाद तुर्की कहाँ आए? खत्म हो गए थे। अगले पेज पे आ जाओ, 2nd पॉइंट टिक करो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर आय का स्रोत लूट और जीते हुए राज्य से मिलने वाला राजकर था। तो जितनी लूट होती उसमें खूब पैसा मिलता और जितना ये जीतते थे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, गौरी ने भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की और इल्तुतमिश ने उसे ठोस स्वरूप प्रदान किया। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, अगर पूछे यूज किसने किया? हाँ, इल्तुतमिश ने। लेकिन शुरू किसने की थी? ये गौरी। गौरी ने एक्चुअली अपने गुलामों को भी तो इक्ता ही दी थी कि तुम ये इलाके ले लो, लेकिन बाद में वो मर गया, फिर उस इक्ता के वो मालिक नहीं बन गए थे, जिनमें से कौन बना था? ये ऐबक। लाहौर से दिल्ली तक की इक्ता इसी के पास थी, पर किसने यूज किया इक्ता प्रणाली का? इल्तुतमिश ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट पढ़ना, अलाउद्दीन के शासनकाल में कर निर्धारण के उपायों में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उसने राज्य का लगभग संपूर्ण केंद्रीय भाग पैमाइश द्वारा, टिक कर लो, इसने नपवाई थी जमीन कि भाई कितना कहाँ प्रोडक्शन, कितना बीघे, कितने एकड़ किसके पास है, सब नपवाया इसने। 2 लोग इंटेलिजेंट थे इस मामले में, एक अलाउद्दीन और एक एमबीटी। लेकिन एमबीटी की किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसकी किस्मत भी अच्छी थी और ये समझदार भी था। नेक्स्ट टिक करना,
अलाउद्दीन ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए वजारत की एक शाखा मुस्तखराज, टिक कर लो, अलाउद्दीन मुस्तखराज, हमने कुछ पढ़ा था ना, ये दीवान ए मुस्तखराज, ये खराज नाम के टैक्स से जुड़ा था। इससे अगला, गयासुद्दीन तुगलक ने पैमाइश को त्याग दिया। समझदारी की है बेवकूफी है? पैमाइश ही तो मेन होती है, तुम कैसे वरना टैक्स लोगे? पैमाइश को त्याग कर पुनः बटाई प्रथा या वास्तविक उत्पादन के आधार पर, कि भाई होता होगा, आइडिया के आधार पर, गलत था ये। अगला पॉइंट टिक करना, गयासुद्दीन ने किसानों की भलाई के लिए एक वर्ष में लगान, गयासुद्दीन कौन था? गाजी बेग, जो पहला था जिसने खेती पे ध्यान दिया था। पढ़ो, गयासुद्दीन ने किसानों की भलाई के लिए एक वर्ष में लगान 1/11 से 1/10 इतने से ज्यादा नहीं बढ़ाने का निश्चय किया। भाई टैक्स 1/10 या 1/11 से ज्यादा मत बढ़ाना। नेक्स्ट भी टिक कर लो, ये अच्छा काम किया, पहली बार कृषि पे काम था ये। गयासुद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई। एमबीटी ने संपूर्ण साम्राज्य को 2 आब में प्रचलित एक ही कर व्यवस्था के अंतर लिया। उसने कृषकों को सोनधार या तकाबी, तुम्हें तकाबी बताया था मैंने, कैश क्रॉप पैदा करो, 2 करोड़ टका चांदी के सिक्के इसने बांट दिए, जो किसने फिर माफ किए? फिरोज शाह। तभी इनका सारा सिस्टम बैठता चला गया। यहाँ कैश क्रॉप्स के लिए इसका नाम सोनधार भी था। तो तकावी या सोनधार मतलब कृषि ऋण, जो महंगी फसलें उगाने के लिए किसने उधार दिया था? एमबीटी ने, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, फिरोज तुगलक ने तकावी ऋणों को माफ कर दिया और बहुत से कृषि करों, चराई घराई को भी समाप्त कर दिया। तो सब कुछ डूब गया। अब नेक्स्ट भी टिक कर लो, फिरोज तुगलक के काल में जजिया वसूल किया जाने लगा। तीसरी लाइन पीछे टिक करना, उसने फलों के बाग 1200 बाग लगवाए, बहुत सी नहरें खुदवाई, जिनमें राजवाही, रजवाही और उलूक खानी, तुम्हें पता है ये नहरें, एक सतलुज से इस तरफ थी और एक घग्गर से, हरियाणा दिल्ली की बेल्ट को इसने पूरा पानी से भर दिया। कितनी नहरें बनवाई यहाँ? 2 में, वैसे ढेर नहरें बनवाई। नेक्स्ट टिक करना, लोधी सुल्तानों ने अफगान सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की, जिससे खालसा भूमि का क्षेत्र कम हो गया। अब ये गलती है क्योंकि खालसा तो राजा की जमीन है, जो लोधी, और लोधियों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अफगानिस्तान से पकड़ पकड़ के लाए थे कि आ जाओ यहाँ राज करेंगे, यहाँ खाली पड़ा है सब। नेक्स्ट टिक करना, सिकंदर लोधी, सेकंड लाइन, गजे सिकंदरी को लागू किया और उसने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। गजे सिकंदरी क्या था? भूमि पैमाइश का, अकबर के टाइम तक चला। अगले पेज पर पहला पॉइंट टिक करना, सल्तनत काल में कर नकद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, रहट, पानी खींचने का सिस्टम नहीं था पुराना। रहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण बाबरनामा में मिलता है। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लिखित नहीं है, अगर रही होगी तो ये। इसके बाद लास्ट लाइन टिक करना इसी में, संभवतः शायद अंदाजा है रहट का प्रयोग दिल्ली सुल्तानों के युग में ही आरंभ हुआ, लेकिन लिखित में कहां मिला तुम्हें? बाबर। और रहट तब आई होगी जब नहरें और ये सब आ गया होगा, नहरें तो तुगलक काल में आ गई उसके बाद। एक पॉइंट छोड़ के अगला, रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली में ही प्रचलित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व मध्यकाल की तुलना में सल्तनत काल में सिक्कों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। क्यों सिक्के क्यों बढ़े? क्योंकि व्यापार बढ़ा, जब व्यापार बढ़ेगा तो सिक्के बढ़ेंगे। और इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट की सेकंड लाइन टिक कर लो, अमीर खुसरो, ये याद है तुम्हें कौन था? बलबन के बेटे के दरबार में था और फिर सबको लिखता रहा बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया राजा। कितने सुल्तान देख गया? 7। इसने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश भी देखा। कितने लोग आए मरे चले गए, ये बैठा रहा। यहाँ लिख लो 7 सुल्तान। इसने तबले का आविष्कार और सितार, सितार और तबला और खड़ी बोली, सितार तबला खड़ी बोली, हाँ तोता ये हिंदीसी को बोलते हैं, 13वीं शताब्दी के अंत में। तो इसने 13वीं 14वीं शताब्दी में ही काम किया था। इसके बाद ये व्यापारिक केंद्र जो हैं ये उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ चीजें इसकी काम की हैं, पर तुम एक काम करो, पेज 40 पे आओ पहले, क्योंकि ये सब एक साथ लिखा हुआ है, वहां पढ़ लेंगे। पेज 40 पर बस 2-4 मिनट का टेबल टिक कर लो। सेकंड टिक करना, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग था, बलबन लिख लो यहाँ, दीवान ए अर्ज, बलबन। बलबन याद है, सबसे बात नहीं करता था, अलग थलग रहता था, जिल्ले इलाही था। 6 नंबर का टिक करना, दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी का, कर से जुड़ा। 8वां टिक करना, दीवान ए अमीर कोही, कोही टिक कर लो, दीवाने कोही, कृषि विभाग था एमबीटी द्वारा स्थापित। एमबीटी ने कौन से ऋण भी दिए थे? तकावी, तकावी ऋण, ठीक है। इसके बाद ये इसी से जुड़ा है, कृषि विभाग से कोही। दीवाने खैरात टिक कर लो, फ्री में नहीं बांटता था, मुस्लिम महिलाएं, कोई विधवा है, लड़की की शादी करनी है, दीवाने खैरात। दान विभाग किसने बनाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करना, विधवाओं और अनाथों की मदद। दीवाने इस्तेहाक टिक कर लो, पेंशन विभाग था, आज भी तो चल रहा है पेंशन विभाग। पेंशन विभाग ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दीवाने बंदगान टिक कर लो, सबसे ज्यादा दास रखे थे इस फिरोज शाह ने, कितने? 1,80,000। जैसे जितना सब कुछ ना सब इस्तेमाल करके मरा और पूरी तरह सब कुछ बिठा गया। तुगलक वंश के बाद कौन खत्म हो गए? तुर्क। फिर कहाँ तुर्क है? फिर तो सैयद आए, विदेशी थे, और फिर अफगानी। इनका पूरा भट्टा बैठा के आराम से सारा मजा करके और फिर चला गया। 1,80,000 तो दास रखता था अगला आदमी, 1,80,000। दीवाने बंदगान, दास विभाग, कितने दास थे इसके पास? 1,80,000। सर्वाधिक, कितना पागल कोई इतने दास रखने वाला, ये था। नायब ए मुमालिकात, ये नायब ए ममलिकात है। बहराम शाह कौन है? रजिया सुल्तान का भाई। पहला कौन बना था नायब? एतगीन, जिसका मर्डर इसने कर दिया था। यहाँ लिख लो, फर्स्ट नायब एतगीन, तब फिर एतगीन के मर्डर के बाद तो इसको मारा था उन लोगों ने, फिर उसका पोता बनाया था।
इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, वहां भी टेबल में कुछ कुछ चीजें, एक तो ऊपर देखो वक्फ लिखा है, वक्फ कई बार सुनते हो वक्फ बोर्ड की जमीन है, कोई कब्जा नहीं कर सकता, धर्म से जुड़ी जमीन है, आज तक भी चल रही है। सेकंड पॉइंट टिक करना 41 पेज पर, वो धन संपत्ति अथवा भूमि जो धार्मिक कामों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी, आज तक वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। हुलिया टिक कर लो इसमें, सैनिकों का पूरा विवरण, शंशगनी या शशगनी सिक्का था ना ये, अद्धा विख शंशगनी, किसके सिक्के थे ये? फिरोज शाह तुगलक के, चांदी का छोटा सिक्का, फिरोज लिख लो, यहाँ फिरोज ने चलाया। नीचे टेबल में 11वें नंबर पर शहनाए मंडी है, इसको अंडरलाइन कर लो, बाजार मूल्य नियंत्रण, दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण 11वां 12वां। 14th करना मुहत्सिब, याद है आचरण के ऊपर भी था, लोगों का आचरण। काजी उल कुजात टिक कर लो, न्याय का। 20वां है कोतवाल, शहरों में शांति व्यवस्था, दिल्ली का कोतवाल था ना जिसने मना किया था इसको। अगले पेज पर बस लास्ट पहुंच गए, जयदेव टिक करना, गीत गोविंद की रचना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जयचंद्र कर लो, हम्मीर काव्य। फिरोज तुगलक टिक कर लो, फतुहात उस फिरोजी अपने लिए लिखी थी। और बिल्कुल लास्ट में लिखा है अमीर खुसरो, इसने कितने सुल्तानों के साथ काम किया, तो सबके नामे लिख गया, जितने सारे मिले ना उन सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया। चलो नामे मतलब जिसके नाम से लिखे गए ना। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अभी एक क्लास और होगी छोटी सी तुम्हारी।